हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ वेद विश्वकर्मा और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th केमिस्ट्री। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है एटॉमिक मॉडल की टाइमलाइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए गए, कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए गए, और उनमें से ही एक एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और जिसको कि दिया था रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सन के साथ मिलकर के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो है कुछ ऑब्जर्वेशन किए और उस ऑब्जर्वेशन के द्वारा उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया। तो आज हम इस न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, पर उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड के अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग दिखाई गई है कि किस तरह से अल्फ़ा पार्टिकल एक ऐसा सोर्स है जो कि अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट करता है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल एक गोल्ड की फॉइल से टकरा करके किस तरह से स्कैटर्ड हो जाते हैं, और इसके चारों तरफ जो ZnS की कोटिंग है उस कोटिंग के ऊपर जो है चमक उत्पन्न करते हैं, ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो जो न्यूक्लियर मॉडल था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ने अपना जो न्यूक्लियर मॉडल था वो दिया था 1911 में। उन्होंने 1911 में अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया था, और इसके पहले जो है थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उस मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और फिर भी एटम स्टेबल है। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में थॉमसन का मॉडल नहीं बता पाया, तो उस कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया, बट उस टाइम तक प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने ही 1919 में की थी, बट जो मॉडल था वो मॉडल उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम उन्होंने 1911 में ही दे दिया था। तो आइए हम बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन को जो है उन्होंने डायरेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। उन्होंने 1909 में उन्हें डायरेक्ट किया इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी की गई थी गोल्ड फॉइल के ऊपर। अल्फ़ा पार्टिकल का बमबारी कराया गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, और काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद में स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर एक सोर्स दिखाया गया है जिसमें कि अल्फ़ा पार्टिकल जो कि अल्फ़ा पार्टिकल को जनरेट करता है, और ये अल्फ़ा पार्टिकल को जो है डायरेक्टली जो है गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला जाता है, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ में एक ZnS का जो है स्क्रीन लगा हुआ है, और जब ये अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराते हैं तो ये चारों तरफ स्कैटर्ड होते हैं, और स्कैटर्ड होने के बाद में इस ZnS के जो है कोटिंग के साथ टकरा करके वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर गोल्ड फॉइल को चूज़ करने का रीज़न क्या था, जो इस एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल लिया गया था, गोल्ड का एटम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, और गोल्ड का एटम जो है वो साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग कोई एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होने के वजह से, और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकलते हैं वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी कि हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद में जनरेट होता है अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और एटम जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। जब हम गोल्ड की बहुत ही पतली फॉइल बना सकते हैं, यानी कि गोल्ड की मेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो गोल्ड की बहुत ही पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, और ऐसी चादर बनाई जा सकती है जिसमें कि एक चादर की जो मोटाई होगी उसमें केवल एक ही एटम इस तरीके से लीनियरली क्या हो एक सीट के रूप में अरेंज हो जाए। तो गोल्ड की बहुत ही पतली फाइल बनाई जा सकती थी। इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट में जो है
गोल्ड फॉइल को चूज किया गया। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी की जाएगी तो गोल्ड फॉइल में काफ़ी सारे जो एटम हैं वो जो है एक सीट के रूप में अरेंज हैं। अब इन एटम्स ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हैं और ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इन दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए था और इन अल्फा पार्टिकल की कम से कम स्पीड तो स्लो हो जानी चाहिए थी, बट ऑब्जर्वेशन में उनकी स्पीड स्लो नहीं होती, बल्कि होता ऐसा है कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पार करके, यानी कि इसके एटम को पार करके जो है इस ZnS की स्क्रीन के साथ में टकराते हैं और वहां पर ग्रुप प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल इस जो गोल्ड फॉइल है इस गोल्ड फॉइल को पार कर जाते हैं और पार करने का मतलब ये हुआ कि काफ़ी सारा हिस्सा उस एटम में खाली होता है। यानी कि गोल्ड का जो एटम है उनसे जब अल्फा पार्टिकल उनके पास से होकर के जब अल्फा पार्टिकल गुजरेंगे, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता तो उनको वापस से पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाना पड़ता, बट यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं हुआ, बल्कि जो है काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल उस एटम के अंदर से होकर के सीधे निकल गए और केवल कुछ ही ऐसे थे जो कि अपने रास्ते से थोड़ा बहुत जो है डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे ये पता चल गया कि इस एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगह जो होती है वो खाली होती है। तो हम लोगों ने जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात की कि किस तरह से उस एक्सपेरिमेंट को किया गया। अब एक्सपेरिमेंट के बाद में हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की कि जो है रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। देखिए यहाँ पर जो है कई सारे गोल्ड के एटम को दिखाया गया है और यहाँ पर रेड कलर से एटॉमिक न्यूक्लियस को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, रेड कलर से एटॉमिक न्यूक्लियस को जो है दिखाया गया है। अब रेड कलर से जो एटॉमिक न्यूक्लियस है और ये जो है एक एटम है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सेल, और ये जो ब्लू कलर से अल्फा रेज को दिखाया गया है, अल्फा रेज सीधी जाती हैं और इस एटम के अंदर से हो करके इस खाली जगह से हो करके दूसरी तरफ निकल जाती हैं और केवल कुछ ऐसी होती हैं जो कि कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर एक डिफ्लेक्टेड बीम को, अल्फा रे की एक डिफ्लेक्टेड बीम को दिखाया गया है। तो इस तरह से जब गोल्ड की पतली फाइल बनाई जाती है तो गोल्ड के कई सारे एटम इस तरह से एक थिन शीट के रूप में अरेंज हो जाएंगे और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली जगह होती है। इन खाली जगहों से होकर के ये जो अल्फा रेज होती हैं वो सीधी निकल जाती हैं और कुछ जो बिल्कुल सेंटर के पास से होकर के जाते हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के अपने रास्ते पर वापस लौट आते हैं। यानी कि उनका जो डिफ्लेक्शन होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि अल्फा सोर्स से अल्फा पार्टिकल को डाला जा रहा है, गोल्ड फॉइल से होकर के जब ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो स्कैटर्ड हो जाते हैं और जगह जगह इस ZnS के स्क्रीन के ऊपर ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन में रदरफोर्ड ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे अपने रास्ते पर निकल गए। जैसे कि यहाँ सब जितने भी दिखाए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल को पार करके। A small fraction of alpha particle was deflected by small angle, यानी कि केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से क्या होते हैं, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि ये वाली एक रे जो है, केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, केवल कुछ ही अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल, 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होता है, यानी कि वापस अपने रास्ते पर वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डिफ्लेक्शन होता है उसमें वो नियरली 180 डिग्री पर होता है, उसमें 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन होता है। कितने में, 20,000 अल्फा पार्टिकल जो भी सीधे जा रहे थे उनमें से केवल एक ही, उनमें से लगभग केवल एक ही पार्टिकल 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होकर के वापस से बाउंस बैक हो जाता है। तो अब इन सारे ऑब्जर्वेशन के बाद में उन्होंने अपना मॉडल दिया और इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि किस तरह से एक एटम जो है उसके अंदर में ये पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर प्रेजेंट
होता है। तो चलिए हम मॉडल की बात कर लेते हैं, उनके मॉडल के क्या क्या, रदरफोर्ड के मॉडल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो रदरफोर्ड के मॉडल, यहाँ पर रदरफोर्ड का मॉडल दिखाया गया है और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज and most of the mass of atom was densely concentrated in extremely small region called nucleus। यहाँ पर रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यानी कि एक एटम का मॉडल दिखाया गया कि इस तरह से एक एटम होता है। अब पहले पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, पॉजिटिव चार्ज और काफ़ी ज़्यादा मास उस एटम का वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड है, एक्सट्रीमली स्मॉल डिज़ाइन में कंसंट्रेटेड है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस है जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है आपको, वो न्यूक्लियस है और काफ़ी ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसी सेंटर के ऊपर इसका सारा मास भी है और इसी सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि एटम के पास में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम पर नहीं फैला है बल्कि एक छोटी सी जगह पर केंद्रित है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर के क्या प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर जो है प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पॉइंट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चारों तरफ इसके चक्कर काट रहे हैं काफ़ी हाई स्पीड से, और जिस सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटते हैं उन पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से अट्रैक्ट होते हैं और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर द हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि इन दोनों के बीच में, इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से ये इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चक्कर काटते रहते हैं। तो ये थी रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल की कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया है कि काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस भी होता है एटम में। एटम में काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस होता है और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जो है वो कंसंट्रेटेड है। इसी वजह से काफ़ी सारे अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या होते थे, सीधे निकल जाते थे और केवल कुछ ही अपने रास्ते पर वापस लौटते थे। तो अब इन सारी जगहों से होकर के जाने वाले जो भी अल्फ़ा पार्टिकल होंगे, ये सारे अल्फ़ा पार्टिकल क्या होंगे, सीधे निकल जाएंगे, बट जो सेंटर की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से क्या होगा, रिपेल होगा और वापस आएगा। तो इस तरह से जो है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और उसका न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इनके मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स की, कि इनके मॉडल में क्या क्या कमियां थी। तो इनके मॉडल में जो पहली कमी थी वो यही थी कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो वो इमिट करता है, वो क्या इमिट करता है, इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, चलता है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती हैं। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ऑर्बिट में, ये भी रेडिएशन को इमिट करेंगे, यानी कि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो वास्तव में एनर्जी है।
यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालेंगे, और ये एनर्जी को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लाएंगे कहाँ से, तो ये जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को ही यूज करके उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में क्या करेंगे, बाहर इमिट करेंगे। तो द एनर्जी कैरीड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ पर चक्कर काट रहा है, वही काइनेटिक एनर्जी जो है वो रेडिएशन के रूप में इमिट की जाएगी। अब एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन के पास में अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो कि रेडिएशन के रूप में बाहर निकल रही है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी कम होती जाएगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा श्रिंक करने के लिए, यानी कि उसका ऑर्बिट धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चक्कर काटना स्टार्ट करता है तो इस तरह से जो है जैसे जैसे वो रेडिएशन को इमिट करता जाएगा अपने सर्कुलर पाथ पर चलते हुए, वैसे वैसे रेडिएशन के रूप में एनर्जी बाहर निकलती जाएगी, और धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी कम होने पर उसकी ऑर्बिट भी श्रिंक होती जाएगी, और लास्ट में 10⁻⁸ सेकेंड में वो जा करके उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बिल्कुल यहाँ इसकी तरह ही इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन के रूप में अपनी एनर्जी को बाहर निकालता जाएगा और कंटिन्यूसली उसकी रेडियस श्रिंक होती जाएगी, और लास्ट में जाकर के वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में गिर जाएगा। यानी कि इस तरह से एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही था कि ये जो है मैक्सवेल की जो थ्योरी है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसको रेडिएशन बाहर निकालनी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो वो चार्ज पार्टिकल अगर वो रेडिएशन को बाहर निकालेगा तो उस कंटिन्यूसली उसकी रेडियस श्रिंक हो जाएगी और वो जाकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि एटम की स्टेबल जो एटम है वो स्टेबल नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को समझा पाने में असमर्थ है, अनेबल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकेंड ड्रॉबैक की। इसका जो सेकेंड ड्रॉबैक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से, जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से उस एटम के अंदर अरेंज है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो हमें कुछ नहीं बताता है। ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर इस एटम के अंदर प्रेजेंट हैं ये मॉडल हमें इस बारे में नहीं बताता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनके बारे में भी हमने जो है डिस्कस किया, जो कि रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में प्रेजेंट थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय।